we have studied up to electric potential produced by a spherical shell और बहुत मेटालिक एंड नॉन मेटालिक दोनों के लिए मैंने बताया था कि वो रिजल्ट वैलिड है। आज उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। तो मेरी बात का ध्यान दो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है ना। तो अगर मैं उसको वापस रिकॉल करूं तो आपने देखा होगा कि जहां तक शेल का सवाल है, चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो या कंडक्टिंग हो, मैंने क्लियरली बताया था कि अगर आज से आर रेडियस का ये ले लेते हैं और उसमें चार्ज क्यू पड़ी हुई है, तो इसकी जो पोटेंशियल है वो बाहर के पॉइंट्स पे देखा जाए। अगर ओ से अगर मैं आर दूरी पे यहाँ आ जाऊँ और पी पॉइंट पे देखूँ तो आप देखोगे कि जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो ऐसे होती है जैसे किसी पॉइंट चार्ज के कारण हो। तो दैट मीन्स दिस शेल फॉर एक्सटीरियर पॉइंट इज बिहेविंग लाइक अ पॉइंट चार्ज, मतलब पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब हम ये माने अगर ये पूरा चार्ज क्यू जो है सेंटर ओ पे रखा है तो इस ओ से इसकी दूरी आपको आर दी हुई है, तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल तो आप लिख ही सकते हो। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर, राइट। But when you reach the surface, you're still here. So at this point, the potential will be KQ by capital R, क्योंकि स्मॉल r की जगह हम डाल देंगे कैपिटल R। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हर जगह फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है जीरो। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यहाँ की पोटेंशियल हो जाती है कांस्टेंट। इसका एक रीजन है, वी विल डिराइव द रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल एंड वी विल से दैट द differentiation of potential with respect to r in this case is equal to electric field with a minus sign. So this relationship is telling you what, कि अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करूं तो मुझे मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, राइट हैंड साइड यहाँ जीरो है, तो किस चीज को डिफरेंशिएट करने से कोई चीज जीरो होती है? यस, इट्स कांस्टेंट। तो अगर मैं किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करूं तो वो हो जाता है जीरो। तो इसका मतलब पोटेंशियल यहाँ क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बिकम इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बिकम ए कांस्टेंट। तो एंटायर रीजन में अंदर, एंटायर रीजन अनसाइड for all the place small r less than capital R, your potential has become a constant, electric field has become a zero. So what is the value of this constant potential? The value of the potential remains the same as what is there on the surface. So therefore the potential becomes equal to KQ by capital R. तो समझ हो गया कि जहां सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक पोटेंशियल आपकी कांस्टेंट रहेगी। देखो मैं यहाँ पे पोटेंशियल वर्सेस आर प्लॉट कर रहा हूँ, तो ऐसा मतलब ये हो गया कि सेंटर से लेके यहाँ तक आपकी पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगी और यहाँ से ये वैल्यू गिरेगी 1/r² से और नीचे गिरती चली जाएगी। 1/r से गिरेगी, 1/r² से नहीं, because it's an electric potential, so it's electric field which varies is 1/r². There's a more rapid fall of electric field as compared to electric potential. Electric potential falls less rapidly as compared to electric field. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ में बनाता हूँ तो आपका पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है सेंटर जहाँ पर इसकी V इक्वल टू KQ बाय कैपिटल R, सेंटर से लेके सरफेस तक कांस्टेंट रहता है। सरफेस से बाहर निकलने के बाद पोटेंशियल की वैल्यू 1/r से गिरने लगती है and as you reach infinity potential becomes zero. So we have just recalled back what we did last time. Be very careful of the results and even if you remember the results properly you will be able to solve many problems. So इसलिए ज़रूरी है कि जब आप लेक्चर्स देखो तो हर पॉइंट को, हर चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, तो ये जो बात है वो आपके लॉन्ग टर्म में काम आई। तो अब मैं जो आ रहा हूँ वो है वो पॉइंट जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है। तो उसमें हम यही शेल थ्योरम अप्लाई करेंगे जो मैंने तुम्हें बताया था, आप लोगों को बताया था when we were in 11th standard, the shell theorem which was given by Newton and that I'll repeat again and for gravitational bodies. तो मैंने वो न्यूटन का शेल थ्योरम बताया था, यहाँ पर वही चीज़ अप्लाई हो जाएगी क्योंकि दोनों लॉज आइडेंटिकल हैं। यहाँ पर चार्जेस हैं, वहाँ पे मासेस थी, दोनों ही फोर्सेस 1/r² से वेरी करती हैं। तो almost all the laws which are valid in gravitation will be valid here also. The only difference is masses can be only positive whereas charges can be positive and negative both. So let's get back to that second derivation. It will be a little involved mathematically but it's okay.
हम थोड़ा सा उस चैलेंज को लेंगे. We'll take the shell theorem and we'll use the shell theorem for finding out electric potential due to a uniformly charged non-conducting sphere. So, electric potential due to a uniformly charged non-conducting sphere. मतलब आपको मैं बता दूं कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ. अगर मैं एक सॉलिड स्फीयर ले लूँ जिसमें हर जगह चार्ज है, मतलब वॉल्यूम में पूरा भरा हुआ है, हर जगह पर चार्ज है, और ये जो चार्ज है वो कम्प्लीटली इसको फिल कर रहा है, और यहाँ पर हमारा रो कूलम पर मीटर क्यूब का चार्ज भरा हुआ है, राइट. सो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे राइट फ्रॉम सेंटर ओ टू इन्फिनिटी हमें वेरिएशन चाहिए. So we want to find out how the electric potential is produced by this uniformly charged non-conducting sphere from the center to infinity. Every part there is a radial variation only, angular variation नहीं है. आप यहाँ जाओ मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा और एंगल ऑफ रोटेशन पे डिपेंड नहीं करता है. तो we'll use the Shell theorem. Shell theorem in electrostatics क्या बोलता है? तो सेम चीज़ें जो अभी हमने पढ़ा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू शेल. तो शेल थ्योरम बोलता है कि जो शेल होती है, पतली शेल, वेरी वेरी थिन शेल, वी आर टॉकिंग अबाउट शेल व्हिच इज एज थिन एज tx, मान लेते हैं x का इसका रेडियस है. तो उनका क्या कहना है कि एंटायर आउटसाइड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो k3/r² से वेरी करती है, जैसे वेरी पॉइंट लेने, और पोटेंशियल k3/r से वेरी करती है. मतलब फॉर ऑल एक्सटीरियर पॉइंट्स, शेल बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज. वेरी इंपॉर्टेंट, शेल बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज. तो जहां तक आपके एक्सटीरियर पॉइंट से सवाल है, वहां पर शेल क्या करता है, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है. ऐसा लगता है कि जो भी सरफेस में चार्ज है वो सारा कहाँ पहुंच गया है, सेंटर ऑफ द शेल में. तो ये हम लेके चलेंगे, ये असम्पशन लेके चलेंगे. इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस से डिराइव किया है. न्यूटन ने डिराइव किया था फॉर शेल्स, मास वाली शेल्स के लिए. हमने उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए डिफाइन किया है कि जितना भी चार्ज है एक्सटीरियर पॉइंट्स के लिए, वो पूरा का पूरा शेल ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो एक पॉइंट चार्ज जहाँ पर कि सारा का सारा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है. नाउ इफ यू गो टू द इंटीरियर एनीवेयर, इन द इंटीरियर इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो, पोटेंशियल बिकम्स कांस्टेंट एंड बिकम्स इक्वल टू k3/R. x हो जाएगा, k3/x हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने शेल का रेडियस x लिया हुआ. इस शेल थ्योरम को लेंगे और इस पूरे सॉलिड स्फीयर को हम ऐसा मानेंगे कि शेल्स का बना हुआ है. तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जहाँ तक इंटीरियर पॉइंट से सवाल है, वहाँ पे पूरी पोटेंशियल एंटायर रीजन में कांस्टेंट हो जाती है, बाहर ही वेरी करती है, अंदर कांस्टेंट हो जाती है. तो इसका मतलब अगर हम कोई भी टिपिकल शेल लेंगे तो उसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होगी, बाहर वेरी करेगी. सो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टू रीजन्स हियर. वन इज द एक्सटीरियर ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर एंड एनीवेयर इन द इंटीरियर. दोनों ही हम डिराइव करेंगे. एक्सटीरियर जैसा हमें पता है कि भाई ये अगर सारे शेल्स हैं तो हर एक शेल के लिए ये पॉइंट एक्सटीरियर हो जाएगी, इसलिए सारे जो भी शेल्स हम बनाएंगे वो सारे के सारे पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे, और उन सारे शेल्स का जो चार्जेस है वो सेंटर पे माना जाएगा. सो देयरफॉर फॉर एक्सटीरियर पॉइंट्स देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. फॉर एक्सटीरियर पॉइंट मतलब ये जो हमने यहाँ स्टेट किया है ना शेल थ्योरम, उसको हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पर हमने शेल का पूरा आइडिया दिया और इस शेल का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ लगा रहे हैं. फॉर एक्सटीरियर पॉइंट्स द एंटायर चार्ज behaves as a point charge kept at the center. तो पूरा पॉइंट चार्ज ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो सेंटर पे है, एंड
इसीलिए इसके लिए जो हम पोटेंशियल लिखेंगे वो सिर्फ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की तरह होगा, लेकिन ये एंटायर चार्ज क्योंकि इसका हमने रेडियस r लिया है तो इसका पूरा चार्ज का फॉर्मूला हो जाता है 4/3 पाई r क्यूब रो, राइट, क्योंकि टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर मल्टीप्लाइड बाय चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज। तो हम इसमें बेसिकली फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r, क्यों हम किसी ऐसे पॉइंट की बात कर रहे हैं जो कि यहाँ पर है और जो इधर इट्स समवेयर आउटसाइड एंड द डिस्टेंस इज स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर, सो इसलिए उस पॉइंट के लिए हमने पोटेंशियल लिखा है। इस पॉइंट को से पर p ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी हम एक p डाल देंगे सबस्क्रिप्ट में, which tells you that we are talking about the potential at a point p, which is a distance small r from the center of the solid sphere। तो यहाँ पर हम q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो हमारा काम पूरा हो जाएगा, तो रो के टर्म्स में आ जाएगा हमारा पोटेंशियल। तो हम लिखेंगे Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब रो अपॉन स्मॉल r। तो 4 पाई कट जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा ये चीज़ कैपिटल R क्यूब है ना, तो वी कैन पुट दैट R कैपिटल R क्यूब रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। इसको मैं निकाल देता हूँ। So I'll put here potential at the point P is rho r cube upon 3 epsilon naught small r. So here you'll see that the potential is varying a small 1 by small r, तो ये 1 by small r का वेरिएशन है यहाँ पर, और you'll see that as you move away from the surface towards infinity, तो आपकी potential धीरे धीरे zero हो जाएगी, right? Now what is more complicated is to find the potential at anywhere at the center, anywhere inside, interior में निकालना थोड़ा difficult हो जाएगा। उसमें हम shell theorem लगाएंगे, तो हम चलो let's apply that। So I'll just remove this, you note it properly, we'll finally summarize everything, एक पेज में summarize करेंगे, फिर उसके बाद we'll go to the next topic। अभी हम लोगों को एक इंटीरियर पॉइंट की बात करनी है, तो आई विल रीड्रॉ इट सो दैट एवरीथिंग इज क्लियर। एक पार्ट आपका क्लियर हो गया कि एक्सटीरियर पॉइंट बहुत ही सिंपल है, एंटायर स्फीयर जो है पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब हम बाहर आ जाते हैं, जब हम बाहर आएंगे तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली एक इंटीरियर पॉइंट की, जहाँ पर हम लोग r दूरी पे हैं। इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है अपने को, तो आपको पता है कि जो बाहर वाले पॉइंट्स हैं उसके लिए ये जो पूरा जो बाहर का जो जितना रीजन है उसके लिए ये पॉइंट इंटीरियर हो जाएगा, और ये सब पॉइंट्स के लिए सारे जितना रीजन है उसके लिए ये पॉइंट एक्सटीरियर हो जाएगा। तो मतलब हमें कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर निकालना है। इंटीरियर वाला पार्ट आसान है, तो हम इस पार्ट में जितना भी चार्ज है उसके कारण जो पोटेंशियल की कंट्रीब्यूशन यहाँ पर है वो लिखेंगे। सो उसको हम लिख लेते हैं वी इंटीरियर पॉइंट। सो पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन ड्यू टू ऑल द चार्जेस विच आर लाइंग इनसाइड द स्फीयर, उसका हम निकालेंगे क्योंकि स्मॉल आर रेडियस का है और रो कूलम पर मीटर क्यूब का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो इट्स इजी बिकॉज ये पूरा एंटायर स्फीयर इस पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज की तरह दिखाई देगा, इसलिए वो वाली कंट्रीब्यूशन लिखनी बहुत आसान है। तो वो लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू की जगह लिखेंगे रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर, राइट। तो सारे जो इंटीरियर पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे जो चार्ज जो इंटीरियर में है वो सब इस पॉइंट के लिए ऐसा बिहेव करेगा कि सारा चार्ज यहाँ रखा हुआ है ओ पे, और इसका मतलब वो सारा जो चार्ज है वो कितना चार्ज है, ये इसकी वॉल्यूम कितनी है इसकी वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया रो से, तो हमको चार्ज की वैल्यू मिल गई, और उसको फिर स्मॉल आर से डिवाइड करके के पास स्मॉल आर होता है ना। सो व्हाट विल डू इज नाउ विल रिमूव दिस 4/4 कट गया, और
और ये कट के आर स्क्वायर हो गया, तो इतने वाले पार्ट का हो जाएगा रो आर स्क्वायर बाय 3 एप्सिलॉन।